बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, आज हम एक नई सीरीज़ ऑफ लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुतल्लिक़ है। डियर फेलोस, आज का इस सीरीज़ का पहला लेक्चर जो हम करने जा रहे हैं वो है राइट टू फेयर ट्रायल पर। डियर फेलोस, अगर राइट टू फेयर ट्रायल की बात करें तो अगरचे राइट टू फेयर ट्रायल के मुतल्लिक़ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन और पाकिस्तान के अदर लॉज के अंदर इसकी प्रोविजंस स्कैटर्ड मौजूद थी, जिनको सुपीरियर कोर्ट्स ने इंटरप्रेट करते हुए आइडेंटिफाई किया था, लेकिन बतौर फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये 2010 से पहले मौजूद नहीं था। 2010 के अंदर जब 18th अमेंडमेंट आई तो 3 फंडामेंटल राइट जब इंसर्ट किए गए, उनमें राइट टू फेयर ट्रायल, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू इंफॉर्मेशन। तो उस वक्त इस राइट टू फेयर ट्रायल को भी ऐड किया गया फंडामेंटल राइट्स के अंदर। लेकिन डियर फेलोज, जब हम आर्टिकल 10A को पढ़ते हैं तो आर्टिकल 10A की जो लैंग्वेज है वो एक्सप्लेनेटरी नहीं है, वो कन्वेइंग नहीं है। मैं आपके सामने पहले आर्टिकल 10A रीड आउट करता हूं, फिर हम इसको इन द लाइट ऑफ जजमेंट्स ऑफ द सुपीरियर कोर्ट्स, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स और यूरोपियन कन्वेंशन के आर्टिकल 6 और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट 5th और 14th की रोशनी में और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स की रोशनी में इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। डियर फेलोज, आर्टिकल 10 ने कुछ इस तरह है, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ हिज सिविल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस आर इन एनी क्रिमिनल चार्ज अगेंस्ट हिम अ पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस। डियर फेलोज, जब हम यहां पर फेयर ट्रायल की बात करते हैं तो पहली क्वेरी जो हमारी जहन में आती है वो ये आती है कि इस ट्रायल से क्या मुराद है। क्या वो फॉर्मल ट्रायल है जो सीपीसी के तहत या सीआरपीसी के तहत कंडक्ट होता है, या किसी भी लॉ के तहत जो फॉर्मल ट्रायल कंडक्ट होता है, या इससे कोई डिफरेंट है। डियर फेलोस, इस ट्रायल को पहली दफा पाकिस्तान की तारीख के अंदर उस वक्त डिफाइन किया गया जो वर्ड आर्टिकल 10A के अंदर इस्तेमाल हुआ जब शौकत अजीज सदीकी साहब जो एक्स जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके अगेंस्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के में प्रोसीडिंग चल रही थी। आपको मालूम है कि उससे पहले जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग थी वो इन कैमरा चलती थी। जब वो उनकी प्रोसीडिंग चल रही थी तो उनके वकील हामिद खान साहब ने एक एप्लीकेशन सबमिट की कि मेरा जो क्लाइंट है उसको राइट टू फेयर ट्रायल से महरूम किया जा रहा है, क्योंकि राइट टू फेयर ट्रायल का तकाजा ये है कि इसकी जो हियरिंग है वो इन कैमरा की बजाय पब्लिक हियरिंग हो, ओपन हियरिंग हो और पब्लिक को एक्सेस हो इन हियरिंग की। डियर फेलो, जब ये क्वेश्चन एजिटेट हुआ, जब ये ग्राउंड एजिटेट हुई तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो कि 7 सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल हियरिंग कर रही थी, उन्होंने पहले उस एप्लीकेशन को डिसाइड करने के लिए डेट डाली और बहस हुई। बहस करने के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के उन 7 मेंबर्स ने यूनानिमसली इस पर डिसीजन दिया कि यहां पर ट्रायल से मुराद फॉर्मल ट्रायल जो कि सीपीसी और सीआरपीसी के तहत होता है वो नहीं, बल्कि इससे मुराद वो प्रोसीडिंग्स है जिसके अंदर किसी शख्स के सिविल राइट्स या ऑब्लिगेशन डिटरमिन होते हैं या क्रिमिनल चार्ज जो है वो डिटरमिन होता है। यानी इसके अंदर वो तमाम फॉर्मेलिटीज का ओबे, कंप्लाई या ऑब्जर्व करना जरूरी नहीं है। अगर वहां पर डिटर्मिनेशन ऑफ सिविल राइट है या लाइबिलिटी है या क्रिमिनल चार्ज है तो वो ट्रायल कहलाएगा। जब उन्होंने ये कहा कि वो ट्रायल कहलाएगा भले वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग की, तो वो इस एम्बट में आती थी और आपको याद होगा कि फिर उस प्रोसीडिंग को ओपन कर दिया गया और ओपन हियरिंग हुई। ये फेलोज, अब जब हम
आर्टिकल 10A को देखते हैं तो आर्टिकल 10A के अंदर ना तो फेयर ट्रायल को एक्सप्लेन किया गया है कि इससे क्या मुराद है, और ना ही ड्यू प्रोसेस को एक्सप्लेन किया गया है तो इससे क्या मुराद है। इससे इसके मुताल्लिक जस्टिस नासिरुल मुल्क साहब की एक ऑब्जर्वेशन जो है वो बड़ी रेलेवेंट है। जस्टिस नासिरुल मुल्क साहब ने PLD 2015 सुप्रीम कोर्ट पेज 401 जो कि रावलपिंडी बार एसोसिएशन वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान जो 17 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट पर मुश्तमिल जजेस ने फैसला दिया था, उसके अंदर जस्टिस नासिरुल मुल्क साहब की एक ऑब्जर्वेशन इस बात को एक्सप्लेन करती है। वो ये कहते हैं कि द लेजिस्लेचर परहैप्स इंटेंडेड टू गिव इट द सेम मीनिंग as is broadly universally recognized and embedded in our own jurisprudence. Thus, in order to determine whether the trial of respondent by this bench violates the condition or of a fair trial, we have to fall back on the principles enunciated in this respect. यानी इसके अंदर उन्होंने ये बताया कि जो ड्राफ्टर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस आर्टिकल के थे या जो लेजिस्लेटर्स थे उन्होंने डेलिबरेटली अवॉइड किया है कि यहाँ पर फेयर ट्रायल को एक्सप्लेन किया जाए या ड्यू प्रोसेस को एक्सप्लेन किया जाए, क्योंकि उनके जहन में ये बात थी कि इससे वही रिकग्नाइज प्रिंसिपल्स मुराद लिए जाएं जो कि इंटरनेशनली बैन अवी सतह पर रिकग्नाइज्ड हैं। डियर फेलोज, जब हम जस्टिस रिटायर्ड फजल करीम साहब की बुक जो लैंड बा बुक है जुडिशियल रिव्यू ऑन पब्लिक एक्शन, उसको इस आर्टिकल के हवाले से पढ़ते हैं तो वो इस आर्टिकल की जब जेनेसिस को ट्रेस आउट करते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये जो आर्टिकल है ये बुनियादी तौर पर तीन चीजों से लिया गया है, यानी इसकी लैंग्वेज तीन चीजों से ली गई है। एक वो कहते हैं यूरोपियन कन्वेंशन का आर्टिकल 6 और 5th और 14th अमेंडमेंट ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। डियर फेलोस, जब हम आर्टिकल 6 यूरोपियन कन्वेंशन को देखते हैं और 5th और 14th अमेंडमेंट को देखते हैं तो हमें ये बात बेहतर तरीके से समझ आ जाती है कि इससे मुराद क्या है। डियर फेलोस, जब हम आर्टिकल 6 ऑफ यूरोपियन कन्वेंशन को देखते हैं तो उसकी बिगिनिंग इस तरह होती है, इन द डिटर्मिनेशन ऑफ हिज सिविल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन और ऑफ एनी क्रिमिनल चार्ज अगेंस्ट हिम। अब ये वर्डिंग वो सेम है जो कि आर्टिकल 10A के अंदर इस्तेमाल हुई है, लेकिन आर्टिकल 6 जो है वो इससे आगे काफी लंबा है और इसके अंदर वो चीजें इन्यूमरेट की गई हैं जो बेयर मिनिमम लेवल पर अक्यूज पर्सन को या जिसके राइट्स और लायबिलिटीज की डिटर्मिनेशन है उसको मुहैया होनी चाहिए। इसमें जो पहली चीज दी गई वो ये दी गई कि एवरीवन इज इंटाइटल्ड टू अ फेयर एंड पब्लिक हियरिंग, यानी अगर उसके राइट्स और लायबिलिटीज और उसके चार्ज की डिटर्मिनेशन हो रही है तो पहली चीज उसको जो अवेलेबल होगी अंडर राइट टू फेयर ट्रायल वो उसके ट्रायल की पब्लिक हियरिंग होगी, इन कैमरा हियरिंग नहीं होगी। दूसरी, उसका ट्रायल विद इन अ रीजनेबल टाइम जो है वो कंक्लूड किया जाएगा क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तीसरी बात कि वो जो उसका ट्राइब्यूनल या कोर्ट उसका ट्रायल कर रही है वो इंडिपेंडेंट होगी, इम्पार्शियल होगी और इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ होगी। ये पांच चीजें, और उसके बाद छठी चीज ये है कि उसकी जो जजमेंट है वो पब्लिकली प्रोनाउंस की जाएगी, लेकिन इसके अंदर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस हैं। वो ये है कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट के ये बात प्रेजुडिस जा रही है तो फिर नहीं, या जुविनाइल है, इस तरह की जो चीजें हैं उनको मद्देनजर रखा जाएगा, अदरवाइज ये पब्लिकली प्रोनाउंस की जाएगी। और जो सातवीं बात इसके अंदर इस यूरोपियन कन्वेंशन के आर्टिकल 6 के अंडर राइट टू फेयर ट्रायल की गई वो ये की गई कि एवरीबॉडी चार्ज विद द क्रिमिनल ऑफेंस शैल बी प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, यानी अक्यूज को एज लॉन्ग एज ही इज नॉट कन्विक्टेड ही शैल बी डीम्ड एंड प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट, और अक्यूज समझा जाएगा, उसे क्रिमिनल नहीं समझा जाएगा। 8वें नंबर पर इसके अंदर ये कहा गया कि एवरीवन चार्ज विद द क्रिमिनल ऑफेंस हैज द फॉलोइंग मिनिमम राइट्स। उनमें से क्या है? टू बी इन्फॉर्म प्रॉम्प्टली, अगर उसके अगेंस्ट कोई अपोजिशन है तो उसको फौरन बताया जाएगा, इन अ लैंग्वेज विच ही अंडरस्टैंड, उस
जुबान के अंदर जो वो समझ सकता है, एंड इन अ डिटेल बाय नेचर एंड कॉज ऑफ अक्विजिशन अगेंस्ट हिम, उसको बताया जाएगा कि किस नौइयत का इल्ज़ाम है तुम्हारे खिलाफ, उसकी तफसील बताई जाएगी और इसके साथ साथ वजह बताई जाएगी कि ये अक्विजिशन क्यों लगा, किसने लगाया और कैसे लगा। उसके बाद टू हैव एडिक्वेट टाइम एंड द फैसिलिटीज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द डिफेंस, उसको मुनासिब मौका दिया जाएगा कि वो अपने दिफा को, डिफेंस को प्रिपेयर कर सके। उसके बाद उसको टू डिफेंड हिमसेल्फ इन पर्सन और थ्रू लीगल असिस्टेंट ऑफ हिज ऑन चूजिंग, उसको राइट टू हायर लॉयर दिया जाएगा, और अगर वो पापर है, अनएबल है, वो लॉयर को हायर नहीं कर सकता, तो उसको स्टेट लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। अगर इससे नेक्स्ट जो बेयर मिनिमम राइट उसे अवेलेबल होगा वो ये होगा कि उसको अपॉर्चुनिटी अफोर्ड प्रॉपर की जाएगी कि वो उसके अगेंस्ट जो विटनेसेस आ रहे हैं वो उनको एग्जामिन कर सके। उसके अलावा उसको अगर वो डम्ब है, डेफ है या इस तरह के हवाले से इनकेपेबल है, इनकैपेसिटेटेड है, तो उसको इंटरप्रेटर दिया जाएगा जो कि उसकी जो वो कहना चाहता है उसको अदालत तक कन्वे करे, और अदालत जो कह रही है वो उसको वहाँ उस तक कन्वे करे। ये फेलोज, ये तो था आर्टिकल 6। इसके अलावा जब हम 5th अमेंडमेंट को देखते हैं तो उसकी वर्डिंग इससे मिलती जुलती है। 5th अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका ये है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। आगे 14th अमेंडमेंट के वर्ड ये हैं, नो स्टेट शैल डिप्राइव एनी पर्सन ऑफ लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब इन तीनों चीजों के मुतल्लिक जस्टिस फजल करीम साहब अपनी बुक पब्लिक रिव्यू ऑन जुडिशियल रिव्यू ऑन पब्लिक एक्शंस में ये कहते हैं कि 10 आर्टिकल 10A इज नॉट होली यूरोपियन नॉर होली अमेरिकन इन ओरिजिन, इट इज हाइब्रिड, यानी ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। डियर फेलोज, अब जब हम ये तो हमने यूरोपियन कन्वेंशन के आर्टिकल 6 के हवाले से इसे देखा, 5th अमेंडमेंट और 14th अमेंडमेंट के हवाले से देखा। यही बात जो राइट टू फेयर ट्रायल है, ये इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के आर्टिकल 14 के अंदर भी यही चीजें बताई गई हैं। डियर फेलोज, अगर हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में राइट टू फेयर ट्रायल के अंदर कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड हो सकती हैं, ये 2 जजमेंट्स के अंदर इन्यूमरेट करवाई गई हैं। एक है PLJ 2014 लाहौर पेज 547 और एक PLD 2015 लाहौर पेज 272। इसके अंदर 7 चीजें जो हैं वो लिस्ट डाउन दी गई। उसमें से पहली जो चीज है वो है द कोर्ट ट्राइब्यूनल बी इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल एंड एस्टैब्लिश्ड अंडर द लॉ। दूसरी चीज, ऑल पर्सन्स shall be equal before the courts and tribunal in the determination of their rights and obligations. Number 3, everyone shall be entitled to a fair hearing within a reasonable time. Number 4, everyone shall have a right of counsel. Number 5, right of public hearing if not prohibited by law. Number 6, the procedure of trial as provided by the statute to be followed. Number 7, the statute must provide a remedy of appeal. ये फेलोज, हमने देखा कि कमोबेश इन दोनों जजमेंट्स के अंदर वही चीजों को इन्यूमरेट करवाया गया है जो कि आर्टिकल 6 ऑफ यूरोपियन कन्वेंशन के अंदर मौजूद थी। ये फेलोज, अब इसके अंदर एक और वर्ड जो यूज हुआ है वो है ड्यू प्रोसेस। ये फेलोज, जब हम ड्यू प्रोसेस की बात करते हैं तो ड्यू प्रोसेस से क्या मुराद है? जस्टिस ब्लैक ऑफ अमेरिका, जो ब्लैक लॉ डिक्शनरी का ऑथर है, उसने ड्यू प्रोसेस के मुतालिक बताया, क्योंकि ये ड्यू प्रोसेस भी बुनियादी तौर पर अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, ये अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया गया। वो कहते हैं द ओनली करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज इज दैट आवर गवर्नमेंट मस्ट प्रोसीड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द लैंड, दैट इज अकॉर्डिंग टू रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टैट्यूटरी प्रोविजंस एज इंटरप्रेटेड बाय द कोर्ट डिसीजन। कह रहे हैं कि ड्यू प्रोसेस से मुराद ये है कि जब ये आर्टिकल 10A के तहत यह किया गया कि उसको राइट टू ड्यू प्रोसेस भी दिया जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि उसका ट्रायल वाइल डिटर्मिनिंग हिज सिविल राइट्स एंड लाइबिलिटीज और चार्ज
जब उसका डिसाइड किया जाएगा तो उसको लॉ ऑफ द लैंड के मुताबिक, जो कि लॉ इन वोग है, एस्टेब्लिश्ड है, उसके तहत उसका ट्रायल किया जाएगा। डियर फेलोज, अब ड्यू प्रोसेस की दो काइंड्स हैं, एक सब्सटेंटिव ड्यू प्रोसेस और एक प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस। जब हम सब्सटेंटिव ड्यू प्रोसेस की बात करते हैं तो सब्सटेंटिव ड्यू प्रोसेस को चीफ जस्टिस रेक्विस्ट ने डिफाइन करते हुए कहा कि सब्सटेंटिव ड्यू प्रोसेस मींस दैट एन अनरीजनेबल लॉ इवन इफ प्रॉपरली पास्ड एंड प्रॉपरली अप्लाइड। ये जस्टिस अब ये फरमाते हैं कि अगर लॉ भले प्रॉपरली प्रोवाइडेड है, लेकिन अगर वो लॉ जो है वो अनरीजनेबल है तो उसके तहत उसका ट्रायल होता है, तो इससे भी मुराद ये है कि आप उसको ड्यू प्रोसेस से महरूम कर रहे हैं। प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस से मुराद ये है कि जो लॉ के अंदर प्रोसीजर दिया गया है उस सारे को मिनो अन आपने कंप्लाई विद करना है। डियर फेलोज, अब इस ड्यू प्रोसेस को जब हम इन द लाइट ऑफ जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट देखते हैं तो ये एक जजमेंट के अंदर ड्यू प्रोसेस को एक्सप्लेन किया गया और बताया गया कि इससे क्या मुराद है। ये जजमेंट 2011 SCMR पेज 408, इसके अंदर कहा गया द टर्म ड्यू प्रोसेस इज समराइज्ड एज फॉलो। ही शैल हैव ड्यू नोटिस ऑफ प्रोसीडिंग व्हिच अफेक्ट हिज राइट्स, नंबर 1। नंबर 2, ही शैल बी गिवन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड। Number 3, that the tribunal or court before which his rights are adjudicated is so constituted as to give reasonable assurance of his honesty and impartiality. Number 4, that it is court of competent jurisdiction. Dear fellows, अब एक और चीज है कि अब ये ड्यू प्रोसेस जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहाँ पे है। डियर फेलोज, ये सैयद जफर अली शाह वर्सेस परवेज मुशर्रफ PID 2000 सुप्रीम कोर्ट पेज 869, इसके अंदर ये यूनानिमसली इस चीज़ पर इत्तफाक किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कौन कौन से ड्यू प्रोसेस की बात करते हैं। कहा गया आर्टिकल 4 एंड 9 रेड विद आर्टिकल 24(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर आवर ड्यू प्रोसेस क्लासेस। डियर फेलोज, ये था राइट टू फेयर ट्रायल अंडर आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अब राइट टू फेयर ट्रायल के मतलब एक प्रॉपर कंप्रीहेंशन डेवलप हो चुकी होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो बाबुल इल्म लॉ अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। बहुत शुक्रिया।